लॉ वाला चैनल स्टूडेंट्स, मैं आपकी एजुकेटर आकृति सेठ आज आपके लिए लेके आई हूँ लॉ फाउंडेशन बैच का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज ये जो लेक्चर हम कर रहे हैं ये लेक्चर नंबर 3 है। तो जैसे कि जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने शुरू किया था तो मैंने आप लोगों से बात करी थी कि क्या आप लोगों को ये बात पता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे लिए पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि 1 ये हमारे सिलेबस में है और 2 ये हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं, जो हमारी जिंदगी हम लोग जीते हैं, उसमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में हम रोज अपनी लाइफ में रोज अपने सुबह से लेके शाम तक अपनी जिंदगी में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में हम एंटर करते हैं। चाहे फिर वो कॉन्ट्रैक्ट एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर वो एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर वो एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर वो एक ओरल कॉन्ट्रैक्ट हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ये बताएं कि किन किन टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स में आप एंटर करते हो अपनी डे टू डे लाइफ में। आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा क्योंकि मैं ये समझना चाहती हूँ कि जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को इन एग्जाम्पल से, जो कॉन्सेप्ट इन डे टू डे एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, क्या आप लोगों को वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो प्लीज गिव मी फ्यू एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर डेली लाइफ दैट इन चीजों में आप कॉन्ट्रैक्ट में जाते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो लोगों के साथ। उसके बाद हम लोगों ने ये बात भी करी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सबसे ओल्डेस्ट एक्ट तो है ही, बट ये सबसे ओल्डेस्ट वुड नॉट बी द करेक्ट थिंग, यू कैन से वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक्ट है। और एक और चीज जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव कोड है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो इंडिया के अंदर, उससे जो लॉ गवर्निंग होगा वो कौन सा होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विल बी द लॉ गवर्निंग। कोई भी कमर्शियल रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारी एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसी बुक है, एक ऐसी बेयर एक्ट है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा आप इस बेयर एक्ट को उठा के देखेंगे और आप उससे समझ सकते हैं कि एक्चुअली में क्या उसकी रेमेडीज होंगी, क्या एक्चुअली में वो कॉन्ट्रैक्ट है या फिर नहीं है। उसके बाद जब हम लोगों ने ये समझा, हम लोगों ने ये चैप्टर को शुरू करा, इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सब्जेक्ट को शुरू करा, तो हमने समझा कि कॉन्ट्रैक्ट का अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा रेलेवेंस है। फिर हमने समझा कि एक्चुअली में क्या हर एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, और अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट बोलती हूँ और अग्रीमेंट बोलती हूँ क्या वो एक ही बात है, आर दे सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर और नॉट। तो हमने ये समझा कि कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट आर नॉट सिनोनिम्स। अग्रीमेंट जो कि इन्फोर्स कराया जा सकता है बाय लॉ, या फिर अग्रीमेंट जिसको आप कोर्ट लेके जा सकते हो कि ये ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट हुआ है, इसके लिए इन्फोर्समेंट चाहिए मुझे, वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। बट जिस अग्रीमेंट को आप इन्फोर्स नहीं करा सकते हो वो अपने आप में क्या नहीं होता, वो अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। जैसे कि कोई ऐसा अग्रीमेंट जहां पे सोशल ऑब्लिगेशन है, सोशल रिलेशनशिप है, या फिर कोई ऐसा अग्रीमेंट जहां पे जो सब्जेक्ट मैटर है या फिर जिसके लिए आप अग्रीमेंट कर रहे हो वो पर से ही इलीगल है या फिर अनलॉफुल है। जैसे कि मैंने आपको बताया हिंदी मूवीज में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट होता है सुपारी देने का। किसी की सुपारी दी कि इस बंदे को मार दो, अब उस बंदे ने आपसे पैसा भी ले लिया, वो कॉन्ट्रैक्ट किलर ने, और उस बंदे को मारा भी नहीं, तो क्या आप उसको कोर्ट लेके जा सकते हो ये बोल के कि इससे तो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और इसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है तो इसको एनफोर्स किया जाए? नहीं, बिकॉज ये अपने आप में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट मैटर है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का, वो पर से इज नॉट अ लीगल थिंग। अब आपको क्या समझना है, जब हम लोग ये सब कुछ पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में, तो आपको उसकी इन्फोर्समेंट डेट को भी ध्यान रखना है। इन्फोर्समेंट डेट हम लोगों ने पढ़ी है 1 सितंबर 1872 को ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करा गया था। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सारे इंडिया के ऊपर अप्लाई करता है, जेएनके के ऊपर भी अप्लाई करता है। उसके बाद आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि क्या प्रपोजल होता है, क्या ऑफर होता है, क्या एक्सेप्टेंस होता है, प्रॉमिस कहाँ से बनता है, ऑफरर कौन होता है, ऑफरी कौन होता है, अग्रीमेंट क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, उसके बाद वॉइड अग्रीमेंट क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। जब हमने सेक्शन 2 को पढ़ा था तो हमने ये सब कुछ चीजें पढ़ी थी। अब इसके बाद आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको क्या ये वाला जो टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, क्या ये रेलेवेंट है आपके लिए। तो अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हो और आपका स्टेट का प्रीलिम का या फिर मेंस का एग्जाम आने वाला है, या फिर आप ये दोनों क्लियर कर चुके हो और आपका आने वाला है इंटरव्यू,
तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठा के देखोगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि मैं एकदम ठीक बोल रही हूँ। बहुत बार इस टॉपिक से आपके पेपर में क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप एक क्लैट एस्पिरेंट हो या फिर आप स्लैट का, आईलेट का या कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने वाले हो लॉ के एंट्रेंस के लिए, तो आपका होता है लीगल एप्टीट्यूड का पेपर। उसके लिए अगर आपको टर्म्स एंड टेक्नोलॉजीज, जो टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज हैं वो अगर आपको पता हो तो आपका पेपर करने का जो स्पीड है वो एनहांस हो जाएगी। इसीलिए आपको भी एक बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। अगर आप एक क्लैट एस्पिरेंट हो और आप लोग अपनी तैयारी कर रहे हो पेपर की, तो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपके लिए करंट लीगल नॉलेज भी बहुत जरूरी होती है। और जब आप करंट लीगल नॉलेज के लिए जजमेंट्स पढ़ते हो तो आप देखते हो कि बहुत सारी जजमेंट्स जो होती हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से रिलेटेड होती हैं। अगर अब आप एक एलएलबी स्टूडेंट हो और आपका सेमेस्टर एग्जाम आने वाला है, तो आपको पता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम में है तो ये वाला टॉपिक आपके लिए बहुत रेलेवेंट होने वाला है। आज जो हम टॉपिक डील करने वाले हैं वो क्या है? कल हमने पढ़ा था ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में, आज हम पढ़ेंगे रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या होगा? रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हम आज पढ़ने वाले हैं। हम लोग आज सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 9 को कवर करने वाले हैं। तो आपको ये समझना है कि आज के जो टॉपिक है इसमें ये वाले सब सेक्शंस हम कवर करेंगे। और सबसे पहले आपको क्या समझना है कि रेवोकेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन के साथ तो हम पढ़ेंगे, बट पहले ये समझ लेते हैं कि रेवोकेशन का इंडियन डिक्शनरी के मतलब से या फिर इंग्लिश डिक्शनरी के मतलब से मतलब क्या होता है। रेवोकेशन का सिंपल मतलब है कैंसिलेशन। किसी भी चीज को रिवोक करना मतलब उसको कैंसिल कर देना। ठीक है, अब समझते हैं कि आज के कौन से टॉपिक्स हम लोग डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डील करेंगे सेक्शन 2B को। सेक्शन 2B क्या बात करता है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट इसको भी आज हम डील करेंगे। उसके बाद आपको क्या देखना है, सेक्शन 3 क्या होता है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होता है, सेक्शन 4 क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। फिर जब बात करेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि रेवोकेशन ऑफ ऑफर और रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस को पढ़ना जरूरी है कि जब किसी ऑफर को कैंसिल करा जाता है, जब किसी एक्सेप्टेंस को कैंसिल करा जाता है तो क्या होता है। सेक्शन 4 और सेक्शन 5 में हम ये पढ़ेंगे। सेक्शन 7, सेक्शन 8 और सेक्शन 9 को भी आज हम लोग डील करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इन सबसे पहले बहुत जरूरी क्या है, रीकैप। कभी कभी होता ये है कि हम लोग लेक्चर्स तो सुन के चले जाते हैं और उसके बाद अपनी जो बुक होती है उसको बंद कर देते हैं, खोल के भी नहीं देखते। तो मेरा एम यही है इस लॉ फाउंडेशन बैच के माध्यम से कि मैं एक तो जब पूरी क्लास आपको पढ़ाती हूँ उसके बाद आपको रिवाइज करूँ कि हमने क्या पढ़ा है, और उसके बाद हम लोग ये भी देखें कि हमने पिछले सेशन में क्या पढ़ा, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि सेक्शन 2A में हमने पढ़ा कि ऑफर क्या होता है। ऑफर होता है जब कोई बंदा अपनी विलिंगनेस दिखाता है किसी को कि मैं कोई काम करना चाहता हूं टू डू, या फिर एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और सामने वाले से उसका असेंट लेता है। ठीक है, तो ये होता है ऑफर। इसको आप प्रपोजल भी कह सकते हो। अब इसके बाद जब आप सामने वाले से असेंट लेना चाहते हो और सामने वाला इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो ये क्या बन जाता है, बेसिकली ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस अगर हो गई तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका प्रॉमिस। ठीक है, ये कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 2B के अंदर आपका प्रॉमिस दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या समझना है कि प्रॉमिसर कौन होता है, तो जो बंदा ऑफर कर रहा है वो होता है ऑफरर या फिर प्रॉमिसर, और जो बंदा एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या होता है, ऑफरी या फिर प्रॉमिसी। ठीक है, ये कहाँ दिया हुआ है, आपका सेक्शन 2C के अंदर ये चीज दी हुई है। अब बेसिकली जब प्रॉमिस के अंदर आपने मिला दिया कंसिडरेशन, कंसिडरेशन क्या होता है, प्राइस ऑफ एनीथिंग। प्राइस ऑफ एनीथिंग, जैसे कि अगर आपको मेरा एग्जांपल याद हो, मैंने मिस्टर एक्स को बोला मैं तुम्हारी गाड़ी खरीदना चाहती हूँ 4 लाख रुपए में, तो जो 4 लाख रुपए हैं वो क्या है, प्राइस ऑफ दैट कार, तो वो है मेरा कंसिडरेशन। दैट कैन बी अ पास्ट कंसिडरेशन, फ्यूचर कंसिडरेशन एंड कैन बी अ प्रेजेंट कंसिडरेशन ऑल्सो, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारे आने वाले लेक्चर्स में। तो बेसिकली जब आपने प्रॉमिस के अंदर मिला दिया कंसिडरेशन को तो ये बन गया अग्रीमेंट। अग्रीमेंट कहाँ लिखा हुआ है, अग्रीमेंट लिखा हुआ है सेक्शन 2E के अंदर, और कंसिडरेशन लिखा हुआ है सेक्शन 2D के अंदर। ठीक है, अब ये बन गया अग्रीमेंट। अगर ये अग्रीमेंट आप इसको इन्फोर्स करा सकते हो बाय लॉ, इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका कॉन्ट्रैक्ट, जो कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 2H के अंदर। ठीक है,
तो एक सेकंड के लिए दोबारा इसको समझते हैं। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है आपका प्रॉमिस, ठीक है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है प्रॉमिस। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन क्या होता है आपका? प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन होता है आपका अग्रीमेंट, और अग्रीमेंट जिसको आप इन्फोर्स करा सकते हो वो होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि विलिंगनेस का क्या मतलब होता है, टू डू समथिंग, टू नॉट डू समथिंग का क्या मतलब होता है, सामने वाले से असेंट लेने का क्या मतलब होता है, ये सब कुछ हमने पढ़ा। फिर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा ऑफ क्रॉस ऑफर्स, कि जब दो लोग सेम बात सेम ऑफर कर रहे हैं एक दूसरे को साइमल्टेनियस टाइम पे कर रहे हैं, वो क्रॉस ऑफर्स बन जाती हैं, बट वो अपने आप में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्टेंस जो है वो मिसिंग होती है, ठीक है। एक्सेप्टेंस नहीं है तो वो अपने आप में क्या नहीं बनेगा, वो अपने आप में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। इसके बाद आपने पढ़ा जनरल ऑफर क्या होता है और स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है। जनरल ऑफर वो होता है जहां पे आप किसी पब्लिक को एट लार्ज या फिर किसी कम्युनिटी को, कोई ग्रुप ऑफ लोगों को जनरली एक ऑफर कर रहे हो, जैसे कि कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक का केस हमने पढ़ा, जहाँ पे उस कंपनी ने बोला कि कोई भी बंदा अगर पब्लिक से मेरी स्मोक बॉल्स को यूज करेगा उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा या इस प्रकार की डिजीजेस नहीं होंगी। तो इन्होंने जब एडवर्टाइज किया ये चीज को और इन्होंने ये जनरल एडवर्टाइजमेंट करी, तो ये था एक जनरल ऑफर। बट जब आप एक स्पेसिफिक ऑफर कर रहे हो, जैसे कि आकृति ने एक ऑफर करा मिस्टर एक्स को कि मैं तुम्हारी गाड़ी खरीदना चाहती हूँ 4 लाख रुपए की, तो दिस इज अ स्पेसिफिक ऑफर जिसको किसको किया है, मिस्टर एक्स को। जनरल ऑफर को एक्सेप्ट करने का क्या तरीका होता है कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई हैं अगर आप उनको कंप्लाई कर लेते हो तो आप जनरल ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हो। स्पेसिफिक ऑफर को एक्सेप्ट करने का वही तरीका है जो कि उस ऑफर में दिया गया है। हमने ये पढ़ा। फिर हमने पढ़ा लालमन शुक्ला का केस वर्सेस गौरी दत्त का केस, कि जब तक आपको ऑफर की नॉलेज ही नहीं है, ऑफर की नॉलेज होना जरूरी है, तब तक हम उसको ये नहीं मानेंगे कि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, चाहे आपने उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करा हो या फिर ना किया हो। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है। जैसे कि मॉल में जाते हो और वहां पे आपको एक कुर्ता दिखता है 999 का, तो वो क्या ऑफर है या इनविटेशन टू ऑफर है, ये पढ़ा। वो अपने आप में एक इनविटेशन टू ऑफर है। उसके बाद आप जाके उस कुर्ते को काउंटर पे रखते हो तो आप ऑफर कर रहे हो। अब वो शॉपकीपर की मर्जी है कि वो उसको एक्सेप्ट करे या फिर उसको रिजेक्ट करे। ये पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा, ऑक्शन में एक इनविटेशन टू ऑफर होता है, गवर्नमेंट टेंडर्स, ये सब इनविटेशन टू ऑफर होती हैं। और हमने इनविटेशन टू ऑफर वर्सेस ऑफर के बीच में डिफरेंसेस पढ़े अलोंग विद द बेसिस, ठीक है। ये सब कुछ करने के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में, और हम लोगों ने काफी सारे केस लॉस पढ़े, जैसे कि बैल्फर वर्सेस बैल्फर हमने पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि इंटेंशन होना बहुत जरूरी है कि आप किसी लीगल रिलेशनशिप में जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते। तो अगर आपकी इंटेंशन ही नहीं है कि आप किसी लीगल रिलेशनशिप में जाओगे तो वो अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हो सकता। जैसे कि एक मम्मी रोते हुए बच्चे को बोलती है कि मैं तुझे ऑडी की गाड़ी ले दूंगी, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्चुअली में उसको ऑडी की गाड़ी ले देगी। सिमिलरली हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में ये माना जाता है कि अगर कोई प्रोमिसेस होते हैं तो वहां पे कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं है, आप उनको कोर्ट नहीं लेके जा सकते हो। सिमिलरली इसी रूल को एक्सटेंड करते हुए पेरेंट्स और चिल्ड्रन को भी लेके आया गया। अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को मनाने के लिए बोलता है कि मैं तुम्हें चांद और तारे तोड़ के ला दूंगा, तो क्या आप मान सकते हो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? नो, इट इज एन इम्पॉसिबल थिंग, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो ये अपने आप में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और ना ही उसकी इंटेंशन थी कि वो ऐसा कुछ करना चाहता है। तो क्या समझने की बात है कि इंटेंशन होना टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, इंटेंशन होना टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एन ऑफर। ओके, सो ये चीजों को हम लोगों ने पढ़ा पिछले सेशन में, और अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग शुरू करेंगे और डिस्कस करेंगे कि आगे क्या पढ़ना है। एक चीज और जो हम लोगों ने पढ़ी थी वो थी सेक्शन 3। सेक्शन 3 में हमने ये बात करी थी कि कम्युनिकेशन होना किसी भी ऑफर का बहुत जरूरी है, किसी भी एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होना जरूरी है। जैसे कि एग्जाम्पल के फॉर्म में मेरे आइडिया आया मेरे दिमाग में कि मैं अपने नेबर की गाड़ी खरीद लेती हूँ, वो तो वैसी पड़ी रहती है, यूज तो वो करता नहीं है, तो मैं उसको ऑफर देती हूँ और मैं उसके नेबर की गाड़ी खरीद लेती हूँ। बट इसको मैंने कम्युनिकेट नहीं किया अपने नेबर को, तो ये क्या अपने आप में ऑफर हुआ? ये अपने आप में एक ऑफर नहीं हुआ, बिकॉज उस बेचारे को तो पता भी नहीं है कि मेरी क्या इंटेंशन है। तो ऑफर
तब तक एक वैलिड ऑफर नहीं होगा जब तक आप उसको कम्युनिकेट नहीं करोगे। और कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें आप अपने मन की बातों को दूसरे तक प्रकट करते हो, आप अपने मन के विचारों को दूसरे को बताते हो, वो होता है एक कम्युनिकेशन। ठीक है, अब समझना क्या है कि आज के इस सेशन में हमें ये पढ़ना है कि इंपॉर्टेंस क्या है एक्सेप्टेंस की। तो जब हमने बात करी कि कोई बंदा करता है ऑफर और उसको जब एक्सेप्ट किया जाता है तो क्या बनता है? ये बनता है एक प्रॉमिस। बट एक्सेप्ट का क्या मतलब है? जब आप असेंट देते हो तो बेसिकली क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट तब तक क्रिएट नहीं हो सकता जब तक वो एक्सेप्ट ना हो। तो सबसे पहला स्टेप होता है ऑफर और उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप होता है एक्सेप्टेंस। अगर एक ऑफर को एक्सेप्ट ही नहीं करा जा रहा तो वो अपने आप में क्या नहीं बन सकता? वो अपने आप में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो जब तक एक्सेप्टेंस नहीं हुई है तब तक दोनों पार्टीज विल नॉट बी बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या समझना है कि जब इस ऑफर को एक्सेप्ट करा जाता है तो बनता है आपका प्रॉमिस। और क्या देखना है कि अगर सारी की सारी जो कंडीशंस हैं वो कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं, वो एसेंशियल कंडीशंस हैं हमारी, तभी आपका बनता है एक कॉन्ट्रैक्ट और उसी से दोनों की दोनों पार्टीज बाउंड हो जाती हैं उस टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करने के लिए जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई है। अब क्या समझना है कि एक वैलिड एक्सेप्टेंस कैसे होगी, एसेंशियल्स क्या है एक वैलिड एक्सेप्टेंस होने की, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको इस एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना है। तो बेसिकली ऑफरी जो है, ऑफरी को कम्युनिकेट करना है ऑफरर को अपनी एक्सेप्टेंस। सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 पढ़ेंगे हम। एक्सेप्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, ये सेक्शन 7 में हम लोग पढ़ेंगे। बेसिकली जो आपकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए वो वही जो चीज वो आपसे बोल रहा है उसी से रिलेटेड यस या नो होना चाहिए, कंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं होनी चाहिए। उसमें आप अपनी कंडीशंस इंपोज नहीं कर सकते हो। अगर आप कंडीशनल एक्सेप्टेंस कर रहे हो तो वो अपने आप में एक ऑफर बन जाता है। एग्जाम्पल देती हूँ कंडीशनल एक्सेप्टेंस का। एक्स ने वाई को बोला कि मुझे तुम्हारा घर खरीदना है फॉर 2 करोड़ रुपीज। वाई ने बोला यस बट along with my कार ऑफ ₹4 lakhs। तो ये क्या हो गया? क्या आप बोलोगे ये एक्सेप्टेंस है? नो, दिस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस, क्योंकि यहाँ पे इसने ऑफर किया कि हाँ घर तो खरीद ले 2 करोड़ का, बट साथ में भाई मेरी गाड़ी भी ले जा 4 लाख रुपए की। तो यहाँ पे जब ये बोल रहा है मेरी गाड़ी भी ले जा 4 लाख रुपए की, तो ये क्या बन गया? ये बन गया एक ऑफर या फिर एक कंडीशनल एक्सेप्टेंस है जिसको हम एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे। तो आपकी जो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए वो एक एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस को आपको एक यूजुअल मैनर में करना है, रीजनेबल मैनर में करना है। अनटिल एंड अनलेस कोई ऑफर कह रहा है कि आप इस तरीके से करो, जैसे कि कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक का केस है, उसमें उन्होंने क्या बोला कि हम एक जनरल ऑफर करने हैं पब्लिक को एट लार्ज, और अगर आप सारी टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करते हो और जितने, जैसे कि आई थिंक 21 दिन थे, जितने भी दिन के लिए XYZ डे के लिए अगर आप इस दवाई को खाते हो तो आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। तो जब आपने एक्सेप्ट किया तो आपने XYZ डेज के लिए उस दवाई को खाया, तो आपने उसको एक्सेप्ट करा उस तरीके से जहां ऑफर किया हुआ था जिसमें वो कंडीशंस लिखी हुई थी। बट अगर कोई भी कंडीशन नहीं लिखी हुई है तो जैसे रीजनेबल प्रूडेंट मैन का हम हमेशा बोलते हैं कि जो एक नॉर्मल इंसान चीज करेगा उस तरीके से आपको ये चीज करनी है, यही बोलता है हमारा सेक्शन 7। उसके बाद आपको एक्सेप्ट तभी करना है जब तक वो ऑफर वैलिड है। ये नहीं होना चाहिए कि आपने एक्सेप्ट करा बट तब तक वो ऑफर सीज कर गया था, तब तक वो ऑफर लैप्स कर गया था। जैसे कि अगर आप सेल पे ले जाते हो, अगर आपने देखा कि यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन पे लगा हुआ है फ्लैट 50% ऑफ, और आपके दिमाग में आया कि क्यों ना आज शॉपिंग करने चले, बट उन्होंने बोला था सिर्फ सैटरडे संडे के लिए है ये ऑफर, आप गए हो मंडे को, तो अब आप कह रहे हो कि जी मैं तो शॉपिंग करना चाहता हूँ, फ्लैट 50% ऑफ का आपने तो हमें जनरल एडवर्टाइजमेंट करी थी। तो सबसे पहली बात वो था एक इन्विटेशन टू ऑफर। सेकेंड बात, वो इन्विटेशन टू ऑफर वैलिड था सिर्फ सैटरडे संडे के लिए। अगर आप उसके बाद जाके वहां पे कुछ भी करोगे उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो आपको अगर ऑफर को इन्विटेशन टू ऑफर का ऑफर बनाना या फिर ऑफर का एक्सेप्टेंस बनाना तब तक ही वैलिड होगा जब तक जितने टाइम के लिए वो ऑफर वैलिड है। तो आपको टाइम को भी देखना जरूरी है, टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। अब क्या समझना है कि सेक्शन 2 भी हमें क्या कहता है कि एक प्रपोजल को जब आप एक्सेप्ट करते हो, जो भी बंदा प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है अपना सिग्निफाई करता है असेंट देयर टू, तभी वो बनता है, तभी हम मानेंगे कि वो ऑफर को एक्सेप्ट किया जा रहा है। ठीक है,
इसके बाद क्या समझना है, सेक्शन 3 कहता है कि कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर या फिर एक्सेप्टेंस कब माना जाएगा, जब आपका एक्ट है जो उससे आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो या फिर रिवोक कर रहे हो और आपकी इंटेंशन ये है कि उससे उसका कम्युनिकेशन हो जाए। ठीक है, तो अब समझना क्या है कि सेक्शन 3 हमारा क्या कहता है कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल या फिर एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल या फिर रेवोकेशन, रेवोकेशन क्या होगा, कैंसिलेशन, हम कभी मानेंगे, हम तब मानेंगे जब आप कोई भी ऐसा एक्ट कर रहे हो या फिर आप ओमिशन कर रहे हो जिससे कि आप अपने कंडक्ट के द्वारा दिखा रहे हो कि आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट करा है या फिर आपने उसको रिवोक करा है। तो जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की, तो क्या समझना जरूरी है कि जो प्रिंसिपल है वो क्या है कि आपके दिमाग में तो है, इंटेंशन तो है, बट आपका एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन होना जरूरी है। एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ना हो तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। बेसिकली जब एक्स ने वाई से पूछा कि आई वॉन्ट टू बाय योर हाउस, वाई के मन में तो यस था, बट उसने ये बात कम्युनिकेट नॉट कम्युनिकेटेड, तो ये अपने आप में एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। तो जब तक आप वो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन नहीं करते हो, कोई ओवर्ट एक्ट नहीं करते हो, या तो आप मुंह जबानी बोलोगे, वर्ड ऑफ माउथ से बोलोगे, या तो आप फोन करके उसको बोलोगे, या तो लिख के बोलोगे, तो आपको एक एक्सटर्नल एक्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर आपको याद हो आईपीसी में हमने पढ़ा था एक्टस, आपको वो ह्यूमन कंडक्ट करना जरूरी है ये दिखाने के लिए कि आप एक्सेप्ट करना चाहते हो उस कम्युनिकेशन को। तो बेसिकली सिर्फ एक मेंटल डिटर्मिनेशन होना अपने आप में इज नॉट what we need an external indication also कि आप इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहते हो, जो कि किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वर्ड्स के फॉर्म में हो सकता है, रिटन फॉर्म में हो सकता है, ओरल फॉर्म में हो सकता है, कंडक्ट के द्वारा हो सकता है, या फिर किसी विजुअल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा भी हो सकता है। तो जरूरी है कि आप अपने मन की बात को, अपने मन की जो भी इंटेंशन है उसको कम्युनिकेट करो, या तो आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हो या फिर आप उसको रिवोक करना चाहते हो, आप उसको कैंसिल करना चाहते हो। अब सेक्शन 4 क्या कहता है, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा इसको भी समझना जरूरी है, और इसके ऊपर बहुत बार केसेस आते हैं, बहुत बार आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन आता है। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट माना जाता है, जब वो नॉलेज में आ जाता है जिसको हमने वो किया था। जैसे कि एग्जाम्पल लेके चलते हैं, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस याद करो। उसमें लालमन शुक्ला जो था वो सर्वेंट था, गौरी दत्त का नेफ्यू गुम जाता है। अब वो जो सर्वेंट होता है वो उस बच्चे को ढूंढने चला जाता है, पीछे से गौरी दत्त एक एडवर्टाइजमेंट देता है कि कोई भी बंदा अगर मेरे नेफ्यू को पकड़ के ले आएगा तो मैं उसको 501 रुपए का इनाम दूंगा। अब लालमन शुक्ला को बाद में पता चलता है कि ऐसा ऑफर किया गया था, तब तक वो बच्चे को ले आया होता है, तो वो सूट फाइल करता है फॉर डैमेजेस। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि लालमन शुक्ला को तो पता ही नहीं था कि ऐसा ऑफर हुआ है, बेसिकली उसकी नॉलेज में ही नहीं था कि ऑफर हुआ है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। तो जरूरी क्या है कि जिसको आप ऑफर कर रहे हो, अगर एक्स वाई को ऑफर कर रहा है तो जैसे ही वो वाई की नॉलेज में आ जाएगा वैसे ही हमारा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर अपने आप में कंप्लीट माना जाएगा। अब क्या समझना है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है, एज अगेंस्ट द प्रपोजल, एज अगेंस्ट द ऑफर, जैसे ही उसको कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाला है, जैसे ही वो एक्सेप्टर की पावर से बाहर हो गया वैसे ही उसको कंप्लीट माना जाएगा। बेसिकली अगर वाई ने एक खत लिखा है, ओके, ये एक लेटर लिखा है, तो जैसे ही इसने इसको पोस्ट किया हम मानेंगे एज अगेंस्ट एक्स, इसको कंप्लीट माना जाएगा, बट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर और हिज ऑथराइज्ड एजेंट। तो अब आप एक बात समझो, दो रूल्स हो गए। दो रूल्स क्या है, सबसे पहले कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट माना जाएगा और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाएगा, इन दो रूल्स को हम लोगों को समझना है। तो सबसे पहले क्या समझना है कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट माना जाएगा। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर के लिए आपको क्या देखना है, आप एक मिनट यहाँ पे देखो। ऑफर के लिए सबसे पहले, ऑफर के लिए जैसे ही ये जो ए है ये ऑफरर है, इसने ऑफर किया बी को गाड़ी खरीदने का, जैसे ही ये इसके नॉलेज में आया हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे कम्युनिकेशन इज कंप्लीट, कम्युनिकेशन हो गया। अब एक्सेप्टेंस के दो रूल्स हैं, एक्सेप्टेंस के दो रूल्स हैं, क्या, एज अगेंस्ट द ऑफरर और एज अगेंस्ट द ऑफरी।
क्या रूल है कि जैसे ही ये ए ने जब ऑफर किया था बी को कि मैं तुम्हारी गाड़ी खरीदना चाहता हूं और इसने वापस रिप्लाई किया थ्रू पोस्ट, जैसे ही इसने इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन डाला इट विल बी कंप्लीट एज अगेंस्ट ए, क्योंकि ये इसके पावर से बाहर चला गया, ये बी के पावर से बाहर चला गया। बट एज अगेंस्ट ऑफरी कब हुआ? जब ये ए की नॉलेज में आया एक्सेप्टेंस, ए नॉलेज में आया एक्सेप्टेंस, तब एज अगेंस्ट बी उसको हम कंप्लीट मानेंगे। समझ गए ना आप लोग बात? ठीक है, तो दो रूल्स आ जाएंगे। अब क्या समझना है? कम्युनिकेशन बाय द ऑफरी टू द ऑफरर ओनली। एक्सेप्टेंस जो है आपको कम्युनिकेट करना है टू द ऑफरर हिमसेल्फ। बेसिकली जब ए ने ऑफर किया है बी को और बी को वापस एक्सेप्टेंस करना है तो उसको ए को ही वापस कम्युनिकेट करना है। A communication to any other person is an ineffectual as if no communication has been made. सोचो B ने बोला, अगर A ने ऑफर किया कि मैं तुम्हारी गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, B को yes बोलना है, बट B ने A की जगह C को बोल दिया कि हाँ A ने मुझे ऑफर तो किया है, मैं तो विलिंग हूँ उसको अपनी गाड़ी बेचने के लिए। दिस विल नॉट बी अ वैलिड कम्युनिकेशन। तो बेसिकली जिसने आपको ऑफर किया है आपको उसी को कम्युनिकेट करना है, तभी वो एक वैलिड कम्युनिकेशन माना जाएगा। एग्जाम्पल के तरीके से अगर आप सब्जी वाले के पास सब्जी लेने जाते हो और आप बोलते हो भैया मैं आलू खरीदना चाहता हूँ 10 किलो आलू। अब अगर जो सब्जी वाला है वो बोलता है हाँ जी खरीद लो, तो ये बात ठीक है। बट अगर सब्जी वाला आपको नहीं, पीछे मुड़ के आपके नेबर को बोल रहा है कि आलू खरीद लो, तो क्या वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस होगा? वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगा। तो कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है कि कम्युनिकेशन उस बंदे को ही किया जाए जिसने ऑफर किया है। अनदर पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस क्या है कि offerer cannot impose upon the offeree a duty to reply and therefore an offerer cannot say that the failure to reply will be deemed to be acceptance। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब हमें करना है एक बहुत इंपॉर्टेंट और मजेदार केस, फेल्ट हाउस वर्सेस बिनली 1862 का मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, लैंडमार्क जजमेंट है। आप लोग देखोगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में काफी पुरानी जजमेंट्स को हम डील करते हैं, क्योंकि ये लैंडमार्क जजमेंट्स हैं और जो पेपर सेटर्स हैं इन क्वेश्चंस को जरूर पूछते हैं। और अगर आप एक लंबा आंसर लिख रहे हो तब भी आपको जरूरी है कि आप इनको अपने आंसर में लिख के आओ। तो फैक्ट्स किस प्रकार थे कि पॉल फेल्टहाउस जो थे वो एक बिल्डर थे जो लंदन में रहते थे। उनको एक घोड़ा खरीदना था अपने नेफ्यू से जिनका नाम था जॉन फेल्टहाउस। जॉन ने एक लेटर लिखा रिगार्डिंग द डिस्कशन अबाउट बाइंग अ हॉर्स। रिस्पॉन्डिंग टू द लेटर अंकल रिप्लाइड, पॉल ने क्या रिप्लाई किया, इफ आई हियर नो मोर अबाउट हिम आई कंसिडर द हॉर्स टू बी माइन एट दिस मच $. Due to engaging in some auction work which has to be held on 25th February, the nephew forgot to reply to the aforesaid letter and asked the man who was running the auction, that is William Bindley, not to sell the horse, but by accidentally Bindley did sell the horse. पॉल ने क्या किया, पॉल ने बिंडली को सू करा for using another property without the consent of the owner and showed that there was a valid contract existing between them. बट बिंडली जो है उन्होंने क्या आर्ग्यू किया कि यहाँ पे कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, क्योंकि नेफ्यू ने कभी भी अपनी एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट ही नहीं किया था अपने अंकल के ऑफर को। इश्यूज जो फ्रेम करे वो क्या थे कि क्या यहाँ पे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था पॉल फेल्टहाउस के बीच में और उसके नेफ्यू के बीच में, ठीक है, और उसके बाद क्या साइलेंस अपने आप में, whether silence or rejection to offer is considered being acceptance or not। तो जजमेंट क्या है, जजमेंट ने बोला कि पॉल जो थे डिड नॉट हैव द ओनरशिप राइट ऑफ द हॉर्स सिंस द बिगनिंग एज देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट व्हिच वाज टू बी एक्सेप्टेड। इन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था जो कि एक्सेप्ट किया गया था, इसलिए पॉल जो है उनके पास कोई ओनरशिप राइट नहीं था इस घोड़े का। It is the responsibility of the party who is accepting the offer to notify the offerer about the acceptance. Mere silence cannot be presumed to be an acceptance। अब यहाँ पे जो उनके नेफ्यू हैं उन्होंने रिप्लाई करना भूल गए क्योंकि वो बिजी थे कुछ ऑक्शन वर्क में। तो क्या बोला गया कि एक्सेप्टर जो ऑफरी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो अपनी एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करे, बट अगर वो अपनी एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट नहीं कर पाया है तो आप यहाँ पे अज्यूम नहीं कर पाओगे कि उसकी साइलेंस जो है उसको हम एक्सेप्टेंस नहीं मान पाएंगे।
27 February was the first date where the communication of acceptance was completed, but the auction has already been taken place on 25th February, which proves that the Feldhaus was least interested in purchasing the said property. तो क्या माना गया कि यहाँ पे साइलेंस अपने आप में क्या नहीं होगा, साइलेंस विल नॉट बी डीम्ड एज एन एक्सेप्टेंस। अब क्या समझना है, कम्युनिकेशन मस्ट बी मेड बाय द ऑफरी और हिज ऑथराइज्ड एजेंट। तो जब ए ने ऑफर करा है बी को, तो इसकी एक्सेप्टेंस कौन देगा, या तो इसकी एक्सेप्टेंस देगा बी या फिर इसका एजेंट ही एक्सेप्टेंस दे सकता है, कोई और एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। तो ये एक नेचुरल कॉरिलरी है जो कि हम अबव मेंशन प्रिंसिपल हम पढ़ चुके हैं। कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन अगर कम्युनिकेशन करता है एक्सेप्टेंस का, तो हम उसको एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे। अब आपको पढ़ना है पॉवेल वर्सेस ली का केस। ये भी एक लैंडमार्क जजमेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या हुआ, प्लेंटिफ जो थे पॉवेल वाज अ कैंडिडेट फॉर द पोजीशन ऑफ हेडमास्टर ऑफ अ स्कूल। जो मैनेजर्स थे उन्होंने मैनेजर्स अपॉइंटेड बाय हिम पास द रेजोल्यूशन बट द डिसीजन वाज नॉट कन्वेड टू हिम। तो जो मैनेजर्स उन्होंने अपॉइंट करे थे उन्होंने एक रेजोल्यूशन तो पास किया, बट उन्होंने पॉवेल को कम्युनिकेट नहीं किया अपना डिसीजन। However, another applicant was notified that he had not been chosen. One of the members of the managing committee without authority informed the plaintiff about his appointment in his individual capacity. तो अब क्या समझने की बात है कि पॉवेल खड़े हुए थे हेडमास्टर की पोस्ट के लिए, ठीक है। ये जो लोग थे इन्होंने इनको चूज तो कर लिया बट कम्युनिकेट नहीं किया, बट नॉट कम्युनिकेटेड, ठीक है। बट जो बंदा दूसरा था, जो दूसरा XYZ बंदा था, उसको कम्युनिकेट कर दिया कि भाई तू चूज नहीं हुआ है, यू आर नॉट सिलेक्टेड, ठीक है। अब इन्होंने हेडमास्टर को जो पॉवेल है उनको कम्युनिकेट नहीं किया, बट कोई और बंदा था, इंटरनल बंदा था, जिसने इन्फॉर्म कर दिया था पॉवेल को कि आपकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है। मैनेजर्स ने लेटर रिसाइन कर दिया अपना डिसीजन एंड उन्होंने किसी और बंदे को हायर कर दिया, और बाद में जाके जो प्लेंटिफ थे पॉवेल, उन्होंने सू कर दिया इन मैनेजर्स को फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इश्यूज जो रेज करे गए थे वो क्या थे कि वाज देयर अ कंप्लीटेड एंड बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्लेंटिफ एंड द स्कूल, एंड इफ देयर वाज वन, कुड द स्कूल बी हेल्ड लायबल फॉर अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। तो जजमेंट क्या है, ये बोला गया कि स्कूल वाज नॉट लायबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोर्ट ने ये बोला कि कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ही नहीं हुआ था, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो मैनेजर्स ने पॉवेल को नहीं दी थी, बट उनको किसी अनऑथराइज्ड सोर्स के द्वारा मिली थी, जो कि अपने आप में क्या हो सकते हैं, जिसको आप कह सकते हो कि ओवर हियरिंग है, या फिर वो अपने आप में इनसफिशिएंट एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। कोर्ट ने क्या बोला, जब 6 persons with the capacity to appoint someone for a post vote on the matter and decide to designate someone else, they do not establish a concluded contract immediately. ये भी समझने की बात है कि अगर ए ने ऑफर किया है बी को, तो ये जो एक्सेप्टेंस है ना, ये बी देगा या फिर इसका एजेंट देगा। अगर कोई थर्ड पार्टी देती है तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। जैसे कि इस केस में कोई अनऑथराइज्ड सोर्स से अगर आपको पता चलता है कि आपकी अपॉइंटमेंट हुई है, तो वो एक वैलिड अपॉइंटमेंट नहीं मानी जाएगी। यहाँ पे क्या बोला गया कि देयर नीड्स टू बी समथिंग मोर टू इट। जो ग्रुप ऑफ पर्संस हैं उनको आपको कम्युनिकेट करना है कि हाँ जी, हमने आपको सिलेक्ट करा है, यू आर द सिलेक्टेड कैंडिडेट। अगर आपको किसी अनऑथराइज्ड सोर्स से ये बात पता चल रही है कि आप सिलेक्टेड कैंडिडेट हो, तो वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी और यहाँ से एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं फॉर्म होगा। तो क्या समझना है, अगर आप नेक्स्ट पॉइंट क्या समझना है कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस टू अ रॉन्ग पर्सन इज नो एक्सेप्टेंस। तो बेसिकली जब ए ने ऑफर किया है बी को और बी यहाँ पे सी को एक्सेप्टेंस दे देता है, तो यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना और यहाँ पे कोई भी वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं हुई। तो जो ऑफरर है वो बाउंड कब होगा, जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस उसको पोस्ट किया जाता है। अगर ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस किसी और बंदे को या फिर रॉन्ग एड्रेस पे पोस्ट किया जाता है, तो ऑफरर विल नॉट बी बाउंड, ठीक है। जैसे हमने बात करी कि ए ने बी को ऑफर किया। अब जब बी अपना लेटर को पोस्ट कर देता है, बी अपने लेटर को पोस्ट करता है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे ए के प्रति हमारी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई। बट अगर बी ने गलत एड्रेस पे, रॉन्ग एड्रेस पे या फिर रॉन्ग पर्सन को ये चीज पोस्ट कर दी है, तो ये अपने आप में एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी और ए विल नॉट बी बाउंड बाय दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो करण सिंह वर्सेस कलेक्टर छतरपुर का केस पढ़ते हैं। क्या बोला गया, जो ऑफरर है वो becomes bound immediately on the posting of the letter to him। तो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई एक्सेप्टेंस की, जैसे ही उन्होंने लेटर डाला, जैसे ही उन्होंने लेटर पोस्ट किया, वैसे ही अगेंस्ट ऑफरर हम क्या मानेंगे कि वो बाउंड हो जाएंगे।
इट मेक्स नो डिफरेंस दैट द लेटर इज डिलेड इन ट्रांसिट, या फिर इवन अगर वो गुम जाता है तब भी वो क्या माना जाएगा, एक वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। एक कॉन्ट्रैक्ट कब अराइज हो जाएगा, जिस दिन ऑन द डेट व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड या फिर इन ड्यू कोर्स। ओनली कंडीशन क्या है कि वो लेटर करेक्टली एड्रेस्ड होना चाहिए और करेक्ट पर्सन को एड्रेस्ड होना चाहिए। अगर वो लेटर रास्ते में गुम भी जाता है या फिर वो डिले भी हो जाता है तब भी वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। क्या जरूरी है कि वो लेटर को करेक्टली एड्रेस्ड होना चाहिए। अगर आप किसी रॉन्ग बंदे के नाम पे वो लेटर लिख देते हो या फिर रॉन्ग एड्रेस डाल देते हो तब वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। हाउस होल्ड फायर एंड कैरेज एक्सीडेंट इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस ग्रांट का केस पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, जो लेटर पोस्ट किया गया था वो गुम गया, कभी भी मिला ही नहीं। तो क्या माना गया कि ऑफरर इज बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। डिफेंडेंट इन दिस केस हैड अप्लाइड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ 100 शेयर्स इन द प्लेंटिफ कंपनी। लेटर ऑफ अलॉटमेंट एड्रेस टू द डिफेंडेंट एट हिज रेजिडेंस वाज पोस्टेड इन ड्यू टाइम, बट वो कभी भी पहुंचा नहीं डिफेंडेंट को। नेवरदलेस ये माना गया कि इट वाज अ वैलिड एक्सेप्टेंस एंड ही विल बी बाउंड बाय दिस एक्सेप्टेंस। जो जस्टिस थे उन्होंने क्या बोला कि एक एक्सेप्टेंस विच ओनली रिमेन्स इन द ब्रेस्ट ऑफ द एक्सेप्टर विदाउट बीइंग एक्चुअली एंड बाय लीगल इम्प्लीकेशन कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर इज नो बाइंडिंग एक्सेप्टेंस। बेसिकली अगर आपने अपने मन में, अगर आपने अपने दिमाग में या अपने दिल में सोच लिया है कि मैं इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, बट अगर आप उसको कम्युनिकेट ही नहीं करते हो, सामने वाले को सिग्निफाई ही नहीं करते हो अपना असेंट, तो वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी जब तक आप सामने वाले को कम्युनिकेट नहीं करते हो। बट if the post be treated as agent of both the parties, as soon as the letter of acceptance is delivered to the post office, वो माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में कंप्लीट हो गया और फाइनल हो गया और एब्सोल्युटली बाइंडिंग हो गया एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, क्योंकि यहाँ पे जो मैसेंजर है उसने अपने तरफ से तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दे दिया है, ही हैज पुट इट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन और नाउ इट इज आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ दैट एक्सेप्टर। इसीलिए क्या माना जाएगा कि ये यहाँ पे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और क्या माना जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होगा। तो क्या समझना है कि एक्सेप्टर इन पोस्टिंग द लेटर हैज पुट इट आउट ऑफ हिज कंट्रोल, उसके हाथ से बाहर है। जब उसने पोस्ट ऑफिस में जाके उसको दे दिया तो उसके कंट्रोल के बाहर है। नाउ एनी अदर थिंग इज एक्सेप्टेड, बट आपको क्या मानना पड़ेगा, आपको ये मानना पड़ेगा कि ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस होगी। हाउ then can casually in the post office whether resulting in delay, या फिर कोई भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो जाती है जिसके कारण वो डिलीवर नहीं हो पाता, तब भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टीज को हम बाइंड मानेंगे। जो जस्टिस थी उन्होंने क्या बोला, एंटोज लिमिटेड वर्सेस माइंस फार ईस्ट कॉर्पोरेशन, टेलेक्स का ये केस है। तो अभी हम लोगों ने समझा था पोस्ट का कि जैसे ही हमने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट ऑफिस में डाला, हम मानेंगे कि वो एक्सेप्ट कर लिया गया है एज अगेंस्ट द ऑफरर, वो कम्युनिकेशन को कंप्लीट मानेंगे। अब आपको समझना है कि टेलेक्स के केस में क्या होगा। टेलेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी समझना, ये केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हुआ, जो जस्टिस थे उन्होंने क्या बोला, फैक्ट्स ऑफ द केस वर कि एक ऑफर को बनाया गया फ्रॉम लंदन बाय टेलेक्स टू अ पार्टी इन हॉलैंड एंड इट वाज ड्यूली एक्सेप्टेड थ्रू द टेलेक्स। ओनली क्वेश्चन वाज कि क्या ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये हॉलैंड में हुआ या फिर लंदन में हुआ। तो कोर्ट ऑफ अपील ने क्या बोला कि टेलेक्स एक ऐसा मेथड है जहां पे आप इंस्टेनियस कम्युनिकेशन कर सकते हो, ना कि पोस्ट की तरह जहां पे कुछ टाइम लग जाता है। तो इन्होंने क्या बोला कि इंस्टेनियस कम्युनिकेशन कर सकते हो और ये डिफरेंट है पोस्ट से। तो कॉन्ट्रैक्ट तभी कंप्लीट माना जाएगा जब वो एक्सेप्ट होता है, जैसे ही उसकी एक्सेप्टेंस को रिसीव किया जाता है बाय द ऑफर। और क्या माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट उस जगह पे माना जाएगा जहां पे एक्सेप्टेंस को रिसीव किया गया है। अब पढ़ते हैं भगवान दास केडिया वर्सेस गिरधारी लाल, टेलीफोन वाला ये केस है। ठीक है, ये वर्ड्स मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं। सबसे पहले क्या देखना है, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे आपको रखना है पोस्ट। एक सेकेंड, यहाँ पे हम पोस्ट लिख देते हैं। ये पोस्ट वाला केस है। पोस्ट वाला कब कंप्लीट माना जाएगा, एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब मानेंगे, जैसे ही उसको पोस्ट ऑफिस में आपने डाल दिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा केस जो हमने पढ़ा एंटोस लिमिटेड का पढ़ा, टेलेक्स वाला। टेलेक्स वाला कब कंप्लीट माना जाएगा, टेलेक्स वाला तब कंप्लीट माना जाएगा जैसे ही आपने दे दिया, क्योंकि वो इंस्टेंट कम्युनिकेशन होती है। और क्या बोला कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कब होगा, जैसे ही आपको एक्सेप्टेंस रिसीव हो जाती है। और कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे माना जाएगा, जहाँ पे एक्सेप्टेंस को रिसीव करा गया है। ठीक है, अब तीसरी चीज आई टेलीफोन। इस केस में जो प्लेंटिव्स हैं मेड एन ऑफर फ्रॉम अहमदाबाद टू द डिफेंडेंट्स एट खामगांव टू परचेज सर्टेन गुड्स एंड डिफेंडेंट्स एक्सेप्टेड द ऑफर। फोन के द्वारा किया।
द क्वेश्चन वाज वेदर द कॉन्वर्सेशन रिजल्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट एट खामगांव या फिर अहमदाबाद। मेजॉरिटी ऑफ जजेस जैसे कि हिदायतुल्ला आफ्टरवर्ड्स जो कि डिसेंटिंग थे, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने फॉलो किया इंग्लिश रूल एज लेड डाउन इन इंटोस केस एंड सॉ नो रीजन फॉर एक्सटेंडिंग द पोस्ट ऑफिस रूल टू टेलीफोन कम्युनिकेशन। उन्होंने बोला कि पोस्ट वाला रूल हम नहीं मानेंगे टेलीफोन वाले कम्युनिकेशन में भी, क्योंकि ये भी एक इंस्टेनियस कम्युनिकेशन माना जाता है। शाह जस्टिस जो थे, उन्होंने क्या बोला, सेक्शन 4 डज नॉट इम्प्लाई कि कॉन्ट्रैक्ट इज मेड क्वा द प्रपोजर एट वन प्लेस एंड क्वा द एक्सेप्टर एट अनदर प्लेस। दो जगह पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होता। आप ये नहीं बोलोगे कि एक्सेप्टर के लिए तो यहाँ हुआ और एक्सेप्टी के लिए यहाँ हुआ, दोनों के लिए एक ही जगह पे कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट होता है, जब उसकी एक्सेप्टेंस को आप इंटीमेट करते हो ऑफर को। उन्होंने ये भी बोला कि जो ड्राफ्ट्समैन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, वो स्पेसिफिकली क्या नहीं सोच सकते थे, टेलीफोन का यूज नहीं सोच सकते, क्योंकि जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था तब टेलीफोन नहीं था वहां पे। तब वहां पे जो वर्ड्स ऑफ सेक्शन है वो कन्फाइंड थे ओनली टू द पोस्ट, क्योंकि 1872 में जब ये एक्ट बना था तब वहां पे टेलीफोन नहीं होता था। हिदायतुल्ला जस्टिस जो थे, dissenting opinion was on the other hand convinced that though the law was framed at a time when telephones, wireless, Telstar, early bird were not contemplated, but अगर आप language 4 को देखोगे तो आप उसको flexible समझ सकते हो और आप उसको कवर कर सकते हो टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस को भी। कोर्ट ने क्या बोला कि उनको कंप्लीटली इग्नोर नहीं करनी है वो लैंग्वेज जो कि हमारी बेयर एक्ट के अंदर दी गई है। कोई भी वर्ड्स ऑफ एक्सेप्टेंस आर स्पोकन इनटू द टेलीफोन, they are put in the course of transmission to the offerer so as to beyond the power of the acceptor. The acceptor cannot recall them. Communication being instantaneous, the contract immediately arises. तो जब आप कोई भी बात को फोन पे बोलते हो, जब आपने वो बात बोल ही दी तो आप उसको वापस तो रिट्रैक्ट कर नहीं सकते हो, तो क्या माना जाएगा कि जो कम्युनिकेशन हो रहा है ये इंस्टेनियस हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली अराइज कर जाएगा। तो आपको क्या देखना है कि जहां पे भी आपके जो ऑफरर है, जहां पे भी आपके ऑफरर ने उस चीज को सुना, उस एक्सेप्टेंस को सुना, वहीं पे क्या माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट आपका फॉर्म हो गया इमीडिएटली। तो हमने 3 रूल्स पढ़े हैं, पोस्ट वाला, टेलेक्स वाला और टेलीफोन वाला। टेलेक्स और टेलीफोन वाला दोनों रूल सेम ही हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि ये इंस्टेनियस कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं। अब क्या समझना है कि जो एक्सेप्टेंस है वो अपने आप में एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। अगर जो एक्सेप्टेंस है वो ऐसी नहीं है तो ये सेक्शन सबसे पहले आप समझ लो, ये सेक्शन 7 कहता है, तो साथ साथ सेक्शंस भी करते चलते हैं। अगर ये एक्सेप्टेंस एक कंडीशनल है तो ये अपने आप में एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है और रिजेक्ट हो जाएगी, वो एक काउंटर ऑफर बन जाएगा। तो बेसिकली एक्सेप्टेंस को कैसा होना चाहिए, एक्सेप्टेंस को एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनक्वालिफाइड होना चाहिए, कंडीशनल नहीं होना चाहिए। अगर आप एक काउंटर प्रपोजल कर रहे हो तो फिर वो एक्सेप्ट किया जाना चाहिए बाय द ओरिजिनल प्रोमिसर बिफोर अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर ए ने बी को बोला टू बाय हाउस फॉर 2 CR, बी ने बोला यस अलोंग विद माय कार फॉर 5 lakhs, तो ये क्या एक वैलिड एक्सेप्टेंस है? ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। यहाँ पे आपने एक कर दिया है ऑफर, तो ये एक ऑफर है और अगर अब इस चीज को ए ने एक्सेप्ट किया तभी ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, नहीं तो ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है क्योंकि ये कंडीशनल ऑफर हो गया। ठीक है, तो हाइड वर्सेस रेंज का केस पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया कि अगर आप कंडीशनल एक्सेप्टेंस करते हो या फिर काउंटर ऑफर करते हो तो ओरिजिनल ऑफर इज डीम्ड टू बी रिजेक्टेड। तो क्या माना जाएगा कि जब आप ओरिजिनल ऑफर को डिस्ट्रॉय कर देते हो अपनी काउंटर ऑफर के द्वारा, तो वो अपने आप में एक डेड ऑफर बन जाती है और उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इस केस में क्या हुआ कि एक ऑफर आई टू सेल द फार्म फॉर $1,000 which was rejected by the plaintiff who offered to buy it for $950. This was turned down by the offerer and then the plaintiff agreed to pay $1,000. कोर्ट हेल्ड कि यहाँ पे कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन रखी गई थी कि नहीं मैं 1,000 रुपए का नहीं 950 रुपए का लूंगा। तो यहाँ पे जब आपने बोला मैं 950 का लूंगा तो आपने एक काउंटर ऑफर कर दिया, आपने एक्सेप्टेंस नहीं करी और यहाँ पे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना।
तो बद्री प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस में क्या बोला गया कि जब आप एक्सेप्टेंस कर रहे हो तो आपको पूरे के पूरे ऑफर को एक साथ एक्सेप्ट करना है। ये नहीं हो सकता कि आप ऑफर के इस पार्ट को एक्सेप्ट कर रहे हो और इस पार्ट को रिजेक्ट कर रहे हो। तो बेसिकली द ऑफर हैज टू बी एक्सेप्टेड इन अ होल। The offeree cannot accept some parts of it and reject the rest of it. जब आप ऐसी चीज करते हो तो आप एक प्रकार से एक और ऑफर कर रहे हो और वो अपने आप में काउंटर ऑफर मानी जाएगी और जो पहले वाली ऑफर है वो डेड हो जाएगी और आपको ये नहीं बोल सकते हो कि यहाँ पे आपने उसको एक्सेप्ट किया है। आपने एक काउंटर ऑफर किया है जिसको सामने वाला चाहे तो एक्सेप्ट करे या तो ना करे। However, a counter proposal can be accepted on its terms, and where a counter proposal is accepted, वहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट अराइज कर जाता है और वो ओरिजिनल प्रपोजल से रिलेट नहीं करता। तो मेयर इंक्वायरी एज टू द टर्म्स ऑफ ऑफर डज नॉट मीन अ काउंटर ऑफर। जैसे कि ए ने बोला कि मैं अपने लैंड को 1000 रुपए में बेचना चाहता हूँ बी को। बी ने बोला कि मैं तो 950 रुपए में खरीदूंगा। ए ने यस बोल दिया। तो क्या हुआ, ये वाली जो ऑफर थी, जो ऑफर नंबर 1 थी, ये डिस्ट्रॉय हो गई। यहाँ पे ये सेकंड ऑफर हुई और इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो फर्स्ट ऑफर तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है बट सेकंड ऑफर अपने आप में एक वैलिड ऑफर मानी जाएगी। अब बात करते हैं कि क्या मोड ऑफ एक्सेप्टेंस आपका होना चाहिए, किस प्रकार से आप अपनी एक्सेप्टेंस को करोगे, उसको भी समझना जरूरी है आपके लिए। तो नॉर्मली क्या देखना है कि कोई भी यूजुअल तरीका, कोई भी रीजनेबल तरीका जो कि सारे लोगों के लिए है, वही आपका मोड होना चाहिए। अनटिल एंड अनलेस कोई इफेक्टिव तरीका, कोई प्रिस्क्राइब करा गया है तरीका, कोई भी तरीके से लिखा गया है ऑफर के अंदर कि इसके तरीके से आपको करना है। जैसे कि अगर ए ने ऑफर करा, एक सेकंड, अगर ए ने ऑफर करा टू बी तो कि मैं तुम्हारा घर खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, फॉर 2 CR। अब बी क्या कर सकता है, टेलीफोन, लेटर, व्हाट्सएप, मैसेज, कॉल, कुछ भी तरीके से कह सकता है यस। बट अगर ए ने बोला दैट यू शैल रिप्लाई टू मी वाया व्हाट्सएप, तो क्या तरीका होगा एक्सेप्टेंस का तरीका होगा वाया व्हाट्सएप। अनटिल एंड अनलेस आपके ऑफर में कोई स्पेसिफिक तरीका बताया गया है, आप ऑफर किसी भी तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हो, जो कि क्या होना चाहिए, एक यूजुअल तरीका होना चाहिए, एक रीजनेबल मैनर तरीका होना चाहिए। तो एक एक्सेप्टेंस जो कि किसी और तरीके से होता है वो एक इफेक्टिव एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा जब तक वो प्रिस्क्राइब तरीके से नहीं है। रीजनेबल मैनर क्या होगा, वही तरीका जो कि एक प्रूडेंट पर्सन के लिए होता है, वही हम मानेंगे। अब क्या करना है कि आपको एक्सेप्टेंस तब तक ही एक्सेप्ट करना है जब तक वो ऑफर सबसिस्ट करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि यूसीबी ने, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन ने बोला कि हम फ्लैट 50% का ऑफर कर रहे हैं सैटरडे और संडे। अब अगर आप मंडे को जाके बोलते हो कि हाँ जी मुझे फ्लैट 50% में कपड़े दो, तो वो कहेंगे भाई साहब इट वाज ओनली वैलिड टिल संडे। तो आपको उसको एक्सेप्ट कब तक करना है, जब तक वो ऑफर वैलिड है, ठीक है। जैसे ही वो विड्रॉ कर लिया जाता है, लैप्स हो जाता है या रिजेक्ट होता है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब क्या समझना है, आपको समझना है कि सेक्शन 4 क्या कह रहा है कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट है। हमने पढ़ा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट है जब वो नॉलेज में आता है जिस बंदे को भी हमने किया है, हमने ये चीज पढ़ी। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट है, हमने इसमें 2 रूल्स पढ़े। क्या पढ़े कि प्रपोजर के अगेंस्ट, तो जैसे ही आपने उसको कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाला, जैसे ही वो आपकी पावर के कंट्रोल के बाहर चला गया, वो प्रपोजर के लिए कंप्लीट माना जाएगा। एक्सेप्टर के लिए कब कंप्लीट माना जाएगा, जैसे ही वो प्रपोजर की नॉलेज में आता है। वी जस्ट डिड दिस सेक्शन नंबर 4 फ्यू स्लाइड्स बैक, ठीक है। अब क्या समझना है कि कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन कब कंप्लीट होगा। तो रेवोकेशन क्या होता है, जब आपको किसी चीज को कैंसिल करना है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन कब कंप्लीट होगा, इसको भी समझना जरूरी है। एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट when it is put into the course of transmission to the person to whom it is made, so as to be out of the power of the person who makes it, as against the person to whom it is made when it comes to his knowledge। तो अब फॉर एग्जाम्पल अगर ए ने कोई भी ऑफर करा है बी को, अब इसको ये रिवोक करना चाहता है, तो जैसे ही ये कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डालता है, ये मान लेगा कि ये रिवोक हो गया, और एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब होगा, जैसे ही इसकी नॉलेज में आएगा। ओके, अब क्या समझना है, कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन कब कंप्लीट होता है, इसको कुछ इलस्ट्रेशन से, कुछ एग्जांपल्स के फॉर्म से समझते हैं, जिससे कि हमें थोड़ी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छे से हो जाए। ए ने प्रपोज किया बाय लेटर
टू सेल अ हाउस टू बी एट अ सर्टेन प्राइस, मान लेते हैं ₹100 एग्जाम्पल। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होगा, जब ये लेटर रिसीव कर जाएगा बी ने इसको एक्सेप्ट करा बाय अ लेटर सेंट बाय द पोस्ट। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, एज अगेंस्ट ए होगा जब इस लेटर को पोस्ट करा जाता है, और एज अगेंस्ट बी होगा जब इस लेटर को ए रिसीव कर लेता है, जब उसकी नॉलेज में आ जाता है। अब क्या समझना है, अगर ए जो अपना ये प्रपोजल है कि मैं तुम्हारा घर, मैं ये अपना घर बेचना चाहता हूँ 100 रुपए के लिए, इसको रिवोक करना चाहता है, तो रेवोकेशन कब कंप्लीट होगी, एज अगेंस्ट ए जब वो टेलीग्राम पोस्ट कर देता है कि मैं ये जो ऑफर किया था इसको कैंसिल करता हूँ। इट इज कंप्लीट एज अगेंस्ट बी जब उसको रिसीव हो जाता है, जब उसकी नॉलेज में होता है। अगर बी जो है अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक करता है तो क्या होगा, बीज रेवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट बी जब वो टेलीग्राम को पोस्ट कर देता है, एंड एज अगेंस्ट ए जब वो उसको रीच कर जाता है। तो बहुत सिंपल है, रेवोकेशन में जो भी बंदा XYZ बंदा है, जैसे ही इसने अपना रेवोकेशन को पोस्ट कर दिया इसके लिए ये कंप्लीट है, और अगर ये ABC को रीच हो गया तो ये इसके लिए भी कंप्लीट है। ठीक है, अब रेवोकेशन को क्या समझना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो दोनों पार्टीज, प्रपोजर और एक्सेप्टर, इन दोनों को एक ऑप्शन देता है कि आप अपने जो भी ऑफर है या एक्सेप्टेंस है इसको आप रिवोक कर सकते हो इससे पहले कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। तो रेवोकेशन क्या है, रेवोकेशन एक ऑफर है, रेवोकेशन एक ऑप्शन है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को बनने से पहले उसको स्टॉप कर सकते हो। अब क्या समझना है कि रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल, रेवोकेशन ऑफ ऑफर क्या है, तो सेक्शन 6 जो है हमारा वो क्या कहता है कि रेवोकेशन सर्कमस्टेंसेस जब आपका ऑफर लैप्स करे, कुछ सर्कमस्टेंसेस बताता है। एक प्रपोजल को आप रिवोक कर सकते हो किन फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस में, अगर आप एक नोटिस ऑफ रेवोकेशन दे दो। सेक्शन 5 ये कहता है कि जो प्रपोजल है उसको आप रिवोक कर सकते हो बिफोर द एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। तो जैसे कि ए ने बोला बी को कि मैं अपना घर तुम्हें बेचना चाहता हूं 2 करोड़ रुपए के लिए, सेल। अब बी जो है इज थिंकिंग इससे पहले कि ये अपना जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है इसको पोस्ट करता, ए ने एक और लेटर बोल दिया और बोला आई डोंट वांट टू सेल। क्या मानोगे, यहां पे मानोगे कि ये एक वैलिड रेवोकेशन हो गया। तो बेसिकली जब तक आपका एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है तब तक आप उसको रिवोक कर सकते हो। एज अगेंस्ट द प्रपोजर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट जब उसको कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाला है। जब तक बी लेटर को अपने पोस्ट ऑफिस नहीं लेके जाता तब तक ए उसको रिवोक कर सकता है अपनी ऑफर को। Thus, communication of revocation to be effective, it must reach the acceptor before he mails the acceptance and makes it out of his power. No question of revocation can possibly arise in case of a contract over telephone. टेलीफोन या फिर टेलीक्स जहाँ पे इंस्टेंट कम्युनिकेशन हो रहा है वहां पे रेवोकेशन की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे हम पोस्ट की बात कर रहे हैं कि जब तक बी जो है वो पोस्ट ऑफिस नहीं जाता तब तक आप अपने जो भी आपका ऑफर था आप उसको रिवोक कर सकते हो। अब क्या समझना है, एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए जो है प्रपोज करता है बाय लेटर सेंट बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू बी। बी जो है इसको एक्सेप्ट करता है बाय लेटर सेंट बाय पोस्ट। ए में रिवोक हिज प्रपोजल एट एनी टाइम बिफोर जो बी है वो अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट करता है। जब तक बी पोस्ट ऑफिस जाके अपने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट नहीं करता तब तक आप क्या कर सकते हो, तब तक आप इसके ऑफर को रिवोक कर सकते हो, बट उसके बाद आप नहीं कर सकते। अब क्या समझना है, हेनथॉर्न वर्सेस फ्रेजर के केस में क्या हुआ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, जो पर्सन ऑफर कर रहा है उसको ये कंसिडर करना है कंटिन्यूसली मेकिंग इट, ये माना जाएगा कि वो कंटिन्यूसली इस ऑफर को कर रहा है अंटिल ही हैज ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom he has made it कि उसने उस ऑफर को विड्रॉ कर लिया है। तो जब वेयर एन ऑफरर गिव्स द ऑफरी एन ऑप्शन टू एक्सेप्ट इट विद इन अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, वो ये माना जाएगा कि जैसे ही वो टाइम पीरियड लैप्स करता है उसने वो विड्रॉ कर लिया। जैसे ही यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन ने बोला था कि फ्लैट 50% ऑफ होगा सैटरडे और संडे, और आप मंडे को जाते हो तो क्या माना जाएगा कि यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन ने वो जो अपना ऑफर था उसको विड्रॉ कर लिया है, अगर टाइम पीरियड स्टिपुलेटेड है। अगर टाइम पीरियड नहीं है तो जब तक आपने उसको कम्युनिकेट नहीं किया है कि मैं अपना ऑफर विड्रॉ कर रहा हूं तब तक क्या मानेंगे, तब तक ये मान के चलेंगे कि वो एक वैलिड ऑफर है। Alford
वर्सेस एम चेट्टी का केस करते हैं। डिफेंडेंट जो है लेफ्ट एन ऑफर टू सेल सर्टेन गुड्स एट अ प्लेंटिफ्स ऑफिस अलाउइंग हिम 8 days ऑफ टाइम टू गिव हिज आंसर। ऑन द 4th day हाउएवर डिफेंडेंट ने अपने प्रपोजल को रिवोक कर दिया। प्लेंटिफ ने 5th day पे जाके एक्सेप्ट कर लिया। हाउएवर जहां पे अग्रीमेंट था टू कीप द ऑफर ओपन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, it is for some consideration even £1, the offerer cannot cancel it before the expiry of that period। जब आपने बोला था यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन ने कि 2 दिन की सेल है, अब मैं 2 दिन की सेल के लिए मेरठ से दिल्ली उठ के आ गई, अब आप ये नहीं बोल सकते कि संडे की हमने सेल को कैंसिल कर दिया। दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर आपने एल्फर्ड के केस में आपने बोला था कि तुम्हें मैं 8 दिन का टाइम देता हूं और तुम्हारे पास ये टाइम है कि तुम अपना इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हो या रिजेक्ट कर सकते हो, चौथे दिन पे आके आपने अपने प्रपोजल को, आपने अपनी ऑफर को अगर विड्रॉ कर लिया तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि उस बंदे के पास तो 8 दिन का टाइम था। Notice of revocation shall be deemed to have been served only when it reaches the acceptor's address। तो बेसिकली जिस बंदे को भी आप भेज रहे हो वो क्या माना जाएगा, वो कंप्लीट कब माना जाएगा, जब वो नॉलेज में आता है हमारे एक्सेप्टर को। ब्रिम्स का जो केस है, क्या बोला गया कि एक नोटिस ऑफ रेवोकेशन है, अगर आपने टेलिक्स के द्वारा भेजा है जिसको रिसीव किया गया है बाय प्लेंटिफ्स टेलिक्स मशीन ड्यूरिंग नॉर्मल बिजनेस आवर्स, बट प्लेंटिफ डिड नॉट रीड द मैसेज ऑन दैट वेरी डे, बट नेक्स्ट दिन पे पढ़ा, तो क्या माना गया, यहाँ पे ये बोला गया हेल्ड बाउंड बाय द नोटिस व्हेन हिज मशीन रिसीव्ड इट। तो टेलिक्स या फिर टेलीफोन जो कि इंस्टेंट कम्युनिकेशन माना जाता है, चाहे आपने टेलिक्स का वो जो कम्युनिकेशन है वो अगले दिन पे पढ़ा हो, बट ये माना जाएगा कि वो एक वैलिड कम्युनिकेशन हो गया, वो एक वैलिड रेवोकेशन हो गया जिस दिन आपकी मशीन ने उसको रिसीव कर लिया। तो इंडियन लॉ के अंदर क्या बोला गया, इट इज नेसेसरी कि कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन शुड बी फ्रॉम द ऑफरर या फिर उसके ड्यूली ऑथराइज एजेंट के द्वारा। किसी थर्ड पर्सन या फिर किसी अनऑथराइज सोर्स से अगर रेवोकेशन हो रहा है तो वो एक वैलिड रेवोकेशन नहीं माना जाएगा। बट इंग्लिश लॉ के अंदर क्या बोला गया है, इट इज इनफ इफ द एक्सेप्टर नोज रिलायबली दैट द ऑफर हैज बीन विथड्रॉन। बट इंडियन लॉ में क्या बोला हुआ है कि जो ऑफर है उसको कब रिवोक किया जा सकता है, जब वो बंदा ऑफरर या फिर उसका ऑथराइज एजेंट करेगा, तभी मानेंगे एक वैलिड रेवोकेशन, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। डिकिंसन वर्सेस डॉड्स के केस में क्या बोला गया कि प्लेंटिफ को इन्फॉर्म किया गया थर्ड पर्सन के द्वारा कि जो प्रॉपर्टी है विच वाज अबाउट विच एन ऑफर वाज मेड वो ऑलरेडी किसी और को बेच दी गई है। यहाँ पे क्या बोला गया, सेल टू अ थर्ड पर्सन विच केम टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम द ऑफर वाज मेड वाज एन इफेक्चुअल विड्रॉल ऑफ द ऑफर। अब समझना है कि आपका एक्सेप्टेंस को जब रिवोक किया जा रहा है, इंडिया में अनलाइक इंग्लिश लॉ एक्सेप्टेंस को जनरली रिवोकेबल, एक्सेप्टेंस इज जनरली रिवोकेबल। सेक्शन 5 क्या कहता है, सेक्शन 5 ये कहता है कि एक्सेप्टेंस को आप रिवोक कर सकते हो एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। तो एक्सेप्टर को कब कम्युनिकेट होता है, जब हमारे ऑफरर की नॉलेज में आता है, उससे पहले अगर आप उसको रिवोक कर लेते हो तो वो एक वैलिड रेवोकेशन माना जाएगा। एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, जब वो हमारी ऑफरर की नॉलेज को आता है। तो बेसिकली सेक्शन 4 क्या कहता है कि जब लेटर of acceptance reaches the offerer, तो acceptor may cancel his acceptance by a speedier mode of communication which will reach the earlier acceptance। अब एक बात समझने की क्या है, A ने ऑफर किया B को, यहाँ पे ऑफर हुई, अब B ने अपना लेटर भेज दिया, लेटर भेजा A को, ठीक है, एक्सेप्ट का। अब क्या हुआ, यहाँ पे A के अगेंस्ट तो ये जैसे ही ट्रांसमिशन में गया कंप्लीट माना जाएगा कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, बट बी के अगेंस्ट कब कंप्लीट माना जाता है, जब ये ए की नॉलेज में आता है, एज नॉलेज में आएगा तब कंप्लीट माना जाएगा। अब पोस्ट की जगह ये टेलिक्स के द्वारा भेज दे अगर अपना रेवोकेशन, तो वो एक वैलिड रेवोकेशन माना जाएगा, स्पीडियर मोड से भेज दे, ठीक है। इलस्ट्रेशन देखते हैं, ए ने प्रपोज किया बाय लेटर सेंट बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू बी। तो ए ने बोला कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूं, सेल हाउस टू बी। बी ने इसको एक्सेप्ट किया वाया पोस्ट, ओके। बी में रिवोक हिज एक्सेप्टेंस एट एनी टाइम बिफोर द मोमेंट द लेटर कम्युनिकेटिंग इट रीचेस ए। तो जिस टाइम तक, जैसे कि अगर ये 2 दिन लगेंगे इस लेटर को ए तक पहुंचने के लिए, तो ए इस 2 दिन से पहले यहाँ पे किसी भी टाइम पे इसको रिवोक कर सकता है किसी स्पीडियर मोड के द्वारा।
Thus, if the letter of acceptance and letter of revocation दोनों ही साथ में पहुंच जाते हैं, इमेजिन करो कि उसने 23 से भेजा था बट तत्काल सर्विस से भेजा था, बट दोनों लेटर साथ में पहुंच जाते हैं, तो क्या माना जाएगा? देन ऑल्सो एक्सेप्टेंस विल बी डीम्ड टू हैव बीन रिवोक्ड, एक्सेप्टेंस को हम रिवोक मान लेंगे। कुछ ऑथर्स ने ये भी बोला है कि जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा होता है तो आपको क्या देखना है कि इन दोनों लेटर्स में से कौन से लेटर को पहले खोला गया। इफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज ओपन फर्स्ट, रेवोकेशन पॉसिबल नहीं होगा, बट अगर लेटर ऑफ रेवोकेशन को पहले माना गया है, पहले खोला गया है, तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। देयरफॉर सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड एक्सीडेंटल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, जो एक्सीडेंट से बन जाते हैं। हम तो रिवोक करना चाहते थे बट आपने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पहले खोल दिया तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस जो है आपको क्या समझना है, सेक्शन 7 हमारा ये कहता है, सेक्शन 7 ये कहता है कि आपकी जो एक्सेप्टेंस है वो एक एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। बेसिकली आपको कंडीशंस इंपोज नहीं करनी है जब आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आपकी जो एक्सेप्टेंस है वो एक एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, यूजुअल एंड रीजनेबल तरीके से आपको उसको कम्युनिकेट करना है सामने वाले को, अनटिल एंड अनलेस कोई स्पेसिफिक तरीका प्रिस्क्राइब्ड हो। तो अगर जो प्रपोजल है वो कोई स्पेसिफिक मैनर प्रिस्क्राइब करता है जिसमें आपको एक्सेप्टेंस करनी है, तो आपको उस तरीके से करना है, विद इन अ रीजनेबल टाइम करना है। बट अदरवाइज आपको क्या करना है, आपको रीजनेबल तरीके से, रीजनेबल प्रूडेंट मैन का जो भी तरीका होता है उसी तरीके से अपनी एक्सेप्टेंस को करना है। अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 8 क्या कहता है, सेक्शन 8 ये कहता है कि आप एक्सेप्टेंस कर सकते हो जब आप कंडीशंस को परफॉर्म करते हो या फिर आप कंसिडरेशन को रिसीव करते हो। तो परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशंस of a proposal या फिर acceptance of any consideration for a reciprocal promise may also be deemed as a proposal, as an acceptance। जैसे कि कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक के केस में जब आपने टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो कर ली कार्बोलिक कंपनी की, कि आपने स्मोक बॉल्स को इस्तेमाल करा उन स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज के लिए, आपने जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको फॉलो करा, तो क्या माना जाएगा कि आपने वैलिडली एक्सेप्ट कर लिया है टर्म्स एंड कंडीशंस को उस ऑफर की। सेक्शन 9 ये कहता है कि प्रोमिसेस एक्सप्रेस या फिर इम्प्लाइड, तो क्या बोला गया है कि जो प्रपोजल है या एक्सेप्टेंस है ऑफ एनी प्रॉमिस कैन बी मेड इन वर्ड्स इज सेट टू बी एक्सप्रेस, बट अगर आप वर्ड्स के अलावा ये चीज बोलते हो, अपने कंडक्ट के द्वारा बोलते हो, तो ये क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा कि ये जो प्रपोजल है या फिर ये जो एक्सेप्टेंस है ये अगर वर्ड के अलावा हो रहा है तो ये इम्प्लाइड माना जाएगा। जैसे कि आप अपने कंडक्ट के द्वारा कोई चीज करते हो तो ये इम्प्लाइड प्रोमिसेस या फिर इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम लोगों ने क्या क्या कवर करा, सबसे पहले इनको देखते हैं, एक रिकैप कर लेते हैं। रिकैप में हम लोगों ने ये पढ़ा कि सेक्शन 2 तो हमारा इंटरप्रिटेशन या फिर डेफिनेशन क्लॉज है ही। सेक्शन 3 क्या बोलता है, सेक्शन 3 बात करता है हमारी कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की सबसे पहले और फिर रेवोकेशन की। तो एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट होगी, सबसे पहले कम्युनिकेशन में आप एक चीज समझो, ऑफर की अगर आप बात करो तो जब आपने ए ने बी को ऑफर करा तो ये कब कम्युनिकेट होगा, ये कम्युनिकेट होगा जब बी की नॉलेज में आ जाता है, जब बी की नॉलेज में आ जाता है। एक्सेप्टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 रूल्स होते, तो यहाँ पे क्या समझना है, 2 तरीके, जैसे कि ए ने बी को ऑफर करा और बी ने इस चीज को एक्सेप्ट करा, तो जिस दिन पे बी ने अपना लेटर पोस्ट करा उस दिन पे हम क्या मानेंगे, ए के लिए कंप्लीट कब है एक्सेप्टेंस, ए के लिए कंप्लीट है एक्सेप्टेंस व्हेन पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। बट एज अगेंस्ट बी एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी, व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ ए, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ए ये कंप्लीट मानी जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि ऑफर के टाइम पे तो हमारे पास एक ही रूल है, बट एक्सेप्टेंस के टाइम पे हमारे पास 2 रूल्स हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि रेवोकेशन का मतलब क्या होता है, रेवोकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को कैंसिल करना। तो एक ऑफर को आप कैंसिल कब कर सकते हो, जब तक नॉट एक्सेप्टेड यू कैन रिवोक इट। और एक एक्सेप्टेंस को आप कैसे कर सकते हो, जब तक नॉट रीच्ड एक्सेप्टर, ठीक है, या फिर ऑफर।
उसके बाद आप लोगों ने क्या पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा कि कम्युनिकेशन हम कंप्लीट कब मानेंगे, यही चीज हमने अभी पढ़ी सेक्शन 4 में। सेक्शन 5 में हमने क्या पढ़ा, रेवोकेशन के बारे में बात करी। सेक्शन 6 में आपने पढ़ा कि रेवोकेशन किस प्रकार से हो सकता है। उसके बाद आपने सेक्शन 7 में पढ़ा कि जो आपकी एक्सेप्टेंस है वो एक अनक्वालिफाइड और कैसी होनी चाहिए, आपकी एब्सोल्यूट होनी चाहिए, कंडीशनल नहीं होनी चाहिए। अगर कंडीशनल होगी तो वो अपने आप में एक काउंटर ऑफर बन जाएगी। सेक्शन 8 में आपने ये पढ़ा कि अगर आपकी एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस का क्या तरीका है, यूजुअल तरीका होना चाहिए, बट इट कैन ऑल्सो बी कंडीशंस को परफॉर्म करने का तरीका। और सेक्शन 9 में हमने क्या पढ़ा कि आपकी जो एक्सप्रेस भी हो सकता है ऑफर और एक्सेप्टेंस, और इम्प्लाइड भी हो सकता है। इसके बाद आप लोगों ने एक और चीज पढ़ी, आप लोगों ने रूल्स पढ़े, जहां पे आपने ये पढ़ा कि अगर पोस्ट हो रहा है तो क्या रूल होगा, अगर टेलेक्स हो रहा है तो इंस्टेनियस कम्युनिकेशन जैसे टेलीफोन हो रहा है तो क्या होगा। ये सब कुछ आप लोगों ने आज पढ़ा, ठीक है। और हम लोगों ने काफी सारे इंटरेस्टिंग केस लॉस को डिस्कस करा, एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस को पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या ध्यान रखना है कि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। जब आप अपने मन की बात को दूसरे इंसान तक कम्युनिकेट कर पाते हो, अपने मन के विचारों को सामने वाले के इंसान को बता पाते हो, तभी तो वो कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में, हमारी डे टू डे एक्टिविटीज में, और बहुत जरूरी है जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहे हो। जब तक आपके मन के आइडिया को आपने सामने वाले को कम्युनिकेट करके ऑफर ही नहीं किया तो वो एक वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा। या फिर आपने एक ऑफर को एक्सेप्ट करना है बट उसको आपने कम्युनिकेट ही नहीं किया कि मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूं, तो भी वो एक वैलिड कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा। कम्युनिकेशन आप तब तक ही कर सकते हो जब तक वो ऑफर जो है वो वैलिड ऑफर है। बेसिकली अगर कोई टाइम पीरियड दिया गया है, अगर आपने तब उतने टाइम में उसको एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट नहीं किया तो वो एक वैलिड कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा। ये कुछ रूल्स हैं, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोगों ने आज पढ़े, बहुत ही मजेदार हैं। अगर इनको डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज के साथ उनको रिलेट करोगे तो आपको बिल्कुल भी बोर्डम नहीं होगी और बिल्कुल भी हैवी नहीं लगेगा अपने दिमाग में। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को इसी तरीके से पढ़ना है, बल्कि ये नहीं सोचना है कि तो बहुत टेक्निकल है या फिर मुश्किल है। बिल्कुल टेक्निकल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस एग्जाम्पल्स को, केस लॉस को फॉलो करते रहे। आप लोगों को क्या करना है, PW की ऐप डाउनलोड करनी है, लॉ सिलेक्ट करना है, फाउंडेशन मैथ सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ICA के। आपको वहाँ पे दोबारा से लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। आप लोगों को हमारी डेली प्रैक्टिस पेपर्स भी मिलेंगे जो कि क्विज फॉर्म में भी होते हैं, और आप लोगों को क्लास नोट्स भी मिलेंगे जो कि PDF फॉर्म में होती हैं। आप लोग टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं। आप लोग जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ फॉर गुड क्वालिटी कंटेंट, एंड जल्द मिले मुझे मेरे आने वाले नए लेक्चर में, जहाँ पे हम सेक्शन 10 के बारे में बात करने वाले हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। तो तब तक अपनी लॉ की तैयारी बढ़िया के तरीके से करते रहें, और हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन।